गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और ये 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट सेशन है। हम इसमें फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि उनके कैटेगरी क्या है, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, उनका हिंदी मीनिंग क्या है और उनके सिनोनिम क्या है, और सेंटेंस में उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। वोकैबलरी का पार्ट आप रोज करते रहिएगा। कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग। आज डे 20 है, और अगर आप पूरी तरीके से इसको ईमानदारी से कर रहे होंगे तो अब तक आपने 200, आज को मिला करके आप 200 वोकैब्स, 200 वर्ड्स नए सीख जाएंगे, जो आपके लिए, चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन पे और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है हुरी, HOURI, हुरी, HOURI, हुरी। एंड हुरी इज अ नाउन। हुरी एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ ब्यूटीफुल वीमेन। एक बहुत ही खूबसूरत महिला के लिए यूज किया जाता है हुरी। हिंदी में बोलते हैं इसको परी, या आप कह सकते हैं सुंदरी। एक औरत, अ वीमेन हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एक औरत जो बहुत ही सुंदर है, उसके लिए यूज करेंगे हुरी। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे चार्मर, या आप कह सकते हैं एल्फ, या आप कह सकते हैं हूर। तो हूर हो जाएगा, एल्फ हो जाएगा, या चार्मर हो जाएगा इसका सिनोनिम। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं। हाउ फेयर आर द हुरीज, हुरीज कितनी खूबसूरत होती हैं, कितनी फेयर होती हैं। वेल फैशनड बाय देयर क्रिएटर, वेल फैशन बहुत अच्छे से फैशन किए हुए होती हैं, बाय देयर क्रिएटर मीन्स अपने बनाने वाले के द्वारा। मीन्स किस तरीके से हुरीज को जो उनका क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, वो बनाता है कि वो कितनी खूबसूरत होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है सेलेस्टियल, CELESTIAL, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज रिलेटिंग टू द स्काई, मीन्स आकाश से संबंधित। हिंदी में कहते हैं आकाशीय, या कह सकते हैं खगोलीय। मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो आकाश से संबंधित है, कोई ऐसी चीज़ जो खगोल शास्त्र से संबंधित है, तो उसको बोला जाता है सेलेस्टियल, सेलेस्टियल। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे हेवनली, या आप कहेंगे एरियल, या आप कहेंगे स्पेस। सो हेवनली, एरियल एंड स्पेस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसे हम सेंटेंस में समझते हैं। सम सेलेस्टियल पावर सेव्ड हिज लाइफ, कुछ आकाशीय ताकत ने सेव्ड हिज लाइफ, उसकी जीवन को बचा लिया। मीन्स जो आकाशीय ताकत है उसने उसके जीवन को बचा लिया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है अनब्राइडल्ड, UNBRIDLED, अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज अनकंट्रोल्ड, मीन्स अ थिंग विच इज नॉट इन द कंट्रोल। मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए बोला जाता है अनब्राइडल्ड। हिंदी में बोलते हैं निरंकुश, या आप कह सकते हैं बेलगाम। मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा किसी का कैरेक्टर जिस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, लगाम नहीं लगाई जा सकती है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनब्राइडल्ड। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे अनचेक्ड, या अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड या अनचेक्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो इसका वर्ब बनेगा वो बनेगा अनब्राइडल, अनब्राइडल वर्ब हो जाएगा, और इसका मतलब होगा बेलगाम हो जाना। जब कोई चीज़ बेलगाम हो जाएगी तो उसका मतलब होगा अनब्राइडल, और ये क्या है, ये वर्ब है, और ऊपर वाला जो वर्ड अनब्राइडल्ड बताया गया है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो चलिए अनब्राइडल्ड को हम सेंटेंस में समझते हैं। हिज अनब्राइडल्ड एम्बिशन इज द मेन कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। तो उसका जो बेलगाम एम्बिशन है, उसका जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा है, इज द मेन कॉज, वही एक मुख्य कारण है उसकी सारी समस्याओं का। तो उसकी सारी समस्याओं का मुख्य कारण उसकी महत्वाकांक्षा है जो बेलगाम है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE। क्लैंडेस्टाइन इज एन एडजेक्टिव, यह भी एक एडजेक्टिव है अनब्राइडल्ड की तरीके से। सो क्लैंडेस्टाइन एडजेक्टिव है एंड इट्स मीनिंग इज कीप सीक्रेट, कीप सीक्रेट, स्पेशली इलिसिट सीक्रेट। मीन्स किसी
रहस्य को बना करके रखना, छिपाए हुए रखना। और रहस्य कैसा? इलिसिट मीन्स गैर कानूनी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो कानूनी नहीं है, मीन्स गैर कानूनी है, उसको छुपा के रखना। मीन्स किसी गैर कानूनी चीज़ को जब छिपाया जाता है तब उसके लिए यूज किया जाता है क्लेंडेस्टाइन। सो इसका हिंदी मतलब होता है गुप्त, या आप कह सकते हैं गैर कानूनी। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्फिडेंशियल। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं, ही डिजर्व्स बेटर देन दीज क्लेंडेस्टाइन मीटिंग्स। सो हिंदी हो जाएगा, वह इन गुप्त मीटिंग से ज़्यादा डिजर्व करता है। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है हेनपैक्ड। हेनपैक्ड, HENPECKED। हेनपैक्ड एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ हस्बैंड हु फॉलोज हिज वाइफ कंप्लीटली। एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ को पूरी तरीके से फॉलो करता है। हिंदी में इसको बोला जाता है जोरू का गुलाम, बोलते हैं जोरू का गुलाम, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा हेनपैक्ड। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वीमेनली, या आपने अभी वर्ड पढ़ा है एफेमिनेट। कल के आपने सेशन में पढ़ा था एक वर्ड एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब भी होता है हेनपैक्ड, तो जोरू का गुलाम। सो आगे बढ़ेंगे, इसको सेंटेंस में समझेंगे। His father, a henpecked husband, has no dare to raise his voice. So जो उसके पापा हैं एक जोरू के गुलाम हैं, उनमें साहस नहीं है कि वो अपनी आवाज़ को उठा सकें, मीन्स अपनी बात कह सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें, इतनी साहस उनमें नहीं है। मीन्स उसके पापा में इतना साहस नहीं है कि वह अपनी आवाज़ उठा सकें। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कवर्ट। COVERT। कवर्ट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज नॉट ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड। जो पूरी तरीके से नहीं जाना गया हो और जो पूरी तरीके से दिख नहीं रहा हो, दिखाया नहीं जा रहा हो, उसके लिए यूज किया जाता है कवर्ट। हिंदी में बोलते हैं छिपा हुआ। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे हिडन, या आप कहेंगे इम्प्लाइड, या आप कहेंगे हस हस। सो कवर्ट के सिनोनिम हो जाएंगे हिडन, इम्प्लाइड एंड हस हस। हिंदी हो जाएगी छिपा हुआ। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, हिज सोल्जर ब्रदर हैज़ गॉन फॉर अ कवर्ट ऑपरेशन। तो उसका जो सैनिक भाई है वह एक छिपे हुए और गुप्त ऑपरेशन पर जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कॉकेट। COQUETTE। कॉकेट। कॉकेट इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ वीमेन हु फ्लर्ट्स। एक औरत जो फ्लर्ट करती है। हिंदी में बोला जाता है नखरेबाज औरत। एक ऐसी औरत जो दूसरों के साथ फ्लर्ट करती है, उसके लिए यूज किया जाता है कॉकेट, नखरेबाज औरत के लिए। तो इसे हम सेंटेंस में समझते हैं, यू द मैन हु विल नॉट अंडरस्टैंड अ कॉकेट। मीन्स यू द मैन, आप एक इंसान हैं और आप समझ नहीं सकते हैं एक नखरेबाज औरत को। मीन्स एक कॉकेट को आप नहीं समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कैटास्ट्रॉफी। CATASTROPHE। कैटास्ट्रॉफी। Catastrophe is a noun and its meaning is an event causing great and often sudden damage or suffering। जैसे एक ऐसा इवेंट जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सडनली लेकर के आता है या किसी डैमेज को सडनली लेकर के आता है, उसको बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी। हिंदी में कहते हैं तबाही, या आप कह सकते हैं विनाश। तबाही या विनाश को बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे कालामिटी, आप कह सकते हैं कालामिटी, आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, या आप कहेंगे मिसहैप। मिसहैप, कालामिटी और डिस्ट्रक्शन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं, द नेशन इज फेसिंग इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी। सो जो नेशन है वो सामना कर रहा है आर्थिक तबाही, आर्थिक विनाश। सो जो देश है वो आर्थिक विनाश को फेस कर रहा है, आर्थिक विनाश का सामना कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है प्रोपेंसिटी। PROPENSITY। प्रोपेंसिटी इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज लीनिंग फॉर समथिंग और समबडी। किसी के प्रति या किसी चीज के प्रति झुकाव। हिंदी में बोलते हैं झुकाव, या कई बार इसको प्रवृत्ति के केस में भी यूज किया जाता है। तो प्रोपेंसिटी नाउन है, एंड इट्स मीनिंग इज
लीनिंग फॉर समथिंग मीन्स झुकाव या प्रवृत्ति के लिए यूज किया जाता है। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे बेंट, BENT बेंट, या आप कह सकते हैं वीकनेस, या आप कहेंगे टेंडेंसी। सो टेंडेंसी, वीकनेस और बेंट जो है वो प्रोपेंसिटी के सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हिज प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस लेफ्ट हिज फैमिली इन ट्रबल। तो उसके हिंसात्मक झुकाव ने, हिंसा की तरफ के झुकाव ने परिवार को प्रॉब्लम में डाल दिया, समस्या में डाल दिया। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कंडोलेंस, CONDOLENCE। कंडोलेंस इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी मीन्स व्यक्त करना, एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यक्त किया जाना। अब सिंपैथी मीन्स हो गया सहानुभूति। जब सहानुभूति को व्यक्त किया जाता है किसी के लिए तो वहाँ पे वो वर्ड यूज किया जाता है कंडोलेंस। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, हिंदी में कहेंगे इसको संवेदना, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे सिंपैथी, या आप कहेंगे सोलेस, या आप कहेंगे इम्पैथी। इम्पैथी, सोलेस और सिंपैथी जो है वो कंडोलेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। I visited my friend to offer condolence on the death of his mother। उसकी माँ की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके घर गया। So thanks for watching this video, keep learning, keep enjoying, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।